वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 का सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका की कोड 6551 है। अब 2024 के जो पेपर्स हैं, सभी रीजन्स के पेपर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें आप यहां क्लिक करके उस प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? लेट a is equal to 3,5, then number of reflexive relations on a is। हमारे पास क्या है? एक सेट दे रखा है। a is equal to में 3,5 और वो कह रहा है कि इस a सेट पर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आप समझे कि अगर हम ये कहें कि a के पास आपके n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं? वो 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n बनाए जा सकते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर a के पास n एलिमेंट है तो a सेट पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं? 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n, और n आपका हर क्वेश्चन में चेंज होगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर होंगे। तो इस वाले a के अंदर आपके एलिमेंट्स कितने हैं? वो 2 हैं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो जाएंगे? देन यू कैन से सर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हैं वो फॉर्मूला हमें याद है, दैट इज 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n, और n की वैल्यू रख दोगे तो यहां पे 2 का स्क्वेयर माइनस 2 यानी 2 की पावर 4 माइनस 2 यानी 2 की पावर 2, और ये आ गया 4। यानी कि a पर कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनाए जा सकते हैं वो हमारे पास यहां पर 4 है। 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशंस a पर यहां बनाए जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2 देखिए। साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ये किसके इक्वल होगा? हमें ये यहां पर फाइंड आउट करना है। तो यहां आप ध्यान से देखिए, देखो यहां तो पाई बाई 3 दे रखा है। अगर हम साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लें तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो हम साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। आप इसे मान लो, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू में थीटा। इसको इधर ले आएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन जो है वो 1/2 किस पर होता है? वो होता है 30 यानी कि पाई बाई 6 पर। अब इन दोनों की साइन वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब थीटा जो है वो पाई बाई 6 होगा, और ये साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी आता है, यानी इसकी वैल्यू पाई बाई 6 दैट इज 30 आ गई। अब ये पूरी टर्म थीटा मान ली थी हमने, तो इसकी जगह पे पाई बाई 6 रख दो यहां पर। तो यहां आ जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 6, और ये कितना हो जाएगा? साइन, देखिए ये 60 है, ये 30, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1 होता है। तो क्वाइट इजी टास्क था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सिंपली कैसे किया कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली, आफ्टर दैट उसे यहां पुट किया, और हमें इसकी वैल्यू यहां पर मिल गई है। नाउ क्वेश्चन 3 देखिए। इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू ओ, देन ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? तो आप यहां पे लिखेंगे द गिवन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इज, वो मेरे पास क्या है? वो है ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू ए। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं। अगर पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल एक्स के प्लेस पर आप एक
मैट्रिक्स रख देते हैं, दैट इज सम ए और बी, तो वो जो पॉलिनोमियल है वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन जाता है। अब ये एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, यहां पर आपको ए इनवर्स निकालना है यूजिंग दिस। तो आप कैसे निकालेंगे? अब मैट्रिक्स में दो तरह की मल्टीप्लाई होती है, एक प्री मल्टीप्लाई और एक पोस्ट मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप दोनों ही करके पता लगा सकते हैं, कोई सी भी कर लो। तो आप कहेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहां ध्यान से देखें तो, या फिर मैं कहूं कि पोस्ट मल्टीप्लाई करिए यहां पर। अब यहां देखिए ए स्क्वेयर इंटू ए इनवर्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ इंटू में ए इनवर्स। देखिए वैसे तो ये सबके यहां पे आना था ए इनवर्स, बारी बारी सभी की उससे मल्टीप्लाई होती तो ये बनता, मैंने उसे डायरेक्ट ऐसा लिख दिया है, यहां पे ए इनवर्स आया, सबकी मल्टीप्लाई उससे होगी। अब आप थोड़ा सा फैक्टर ध्यान में रखेंगे तो आप ध्यान से देखिए ए स्क्वायर को आप ए इंटू में ए लिख सकते हो। देखिए ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए इंटू में ए, और यहां पर ए इंटू में ए इनवर्स है, और यहां पर है आई इंटू में ए इनवर्स, और ये आपका ए नल मैट्रिक्स बन जाएगी। थोड़े से की पॉइंट्स कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से प्रोडक्ट कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। दूसरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो, वो मैट्रिक्स खुद ही बन जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो। उसके अलावा अगर नल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से नल मैट्रिक्स ही आपको मिलेगी। तो नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स से आपकी ये ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हुई तो वो वापस नल मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद ए इंटू में ए इनवर्स आपका क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, यहां पर भी आइडेंटिटी, और ये ए इनवर्स बन जाएगा। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स को इधर रख लो, बाकी सबको इधर ले जाओ, या फिर आप इसे भी लिख दो, ये क्या बन जाएगा? ये ए बन जाएगा। आइडेंटिटी से जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वही बन जाएगा। माइनस आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू में ओ। इस तरफ ले आओ तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए। तो यहां पर ये आपका ए इनवर्स आ गया है। अब इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, आप बोले सर ऐसा कैसे हो गया? थोड़ा सा इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ए इनवर्स है यहां पर, और ये इधर नल मैट्रिक्स है, ये प्लस का आई होगा माइनस का ए होगा। आप बोले सर नल मैट्रिक्स कहां गया? तो आप ये भी याद रखें कि नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो वही मैट्रिक्स मिलेगी। या फिर आप कह सकते हैं तो आई माइनस ए एक मैट्रिक्स है, मैंने उसको नल मैट्रिक्स में ऐड किया तो वापस से ये मुझे आई माइनस ए ही यहां पर मिल जाएगा। तो नल मैट्रिक्स में आप किसी को भी ऐड कर लो वही मैट्रिक्स मिलेगी, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यही वो पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। तो थर्ड में ये आंसर आपको दे रखा है सी। केवल एक ही स्टेप हमें यहां पर करना है कि ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये सिंपल रूल्स हमने यहां पे फॉलो अप करे हैं एंड हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई है। क्वेश्चन 4 देखिए, इफ ए एंड बी हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू। आप यहां ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ए है वो क्या दे रखा है? वो 1 0 2 1 दे रखा है, एंड बी हमें दे रखा है x 0 1 1, और हमारे पास यहां पे गिवन क्या है? a इज इक्वल टू में b स्क्वेयर है। देन हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। आपको की कंसेप्ट पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी a इज इक्वल टू जो b स्क्वेयर है, यहीं से हम a की वैल्यू x की वैल्यू पता लगाएंगे। तो बट पहले हमें b स्क्वेयर चाहिए, तो b स्क्वेयर को हम कैसे निकाल सकते हैं? वो होगा b इंटू में b।
तो b को लिखिए x011, यहां पर फिर से x011। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बी स्क्वायर मिल जाएगा। जरा देखिए कैसे, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 0 इंटू 1 इज 0, x इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, एंड 1 इंटू x इज x प्लस 1, 0 प्लस 1 दैट इज बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर, एंड यहां पे आ गया 0, यहां पे आ गया x प्लस 1, एंड यहां पे आ गया 1। और ये किसके इक्वल है, ये a के इक्वल है, यानी 1 0 2 1। तो ये मेरे पास a के इक्वल मैंने रख लिया। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि दो कॉरस्पॉन्ड मैट्रिक्स जो है वो इक्वल तब होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहां से जो एक्स स्क्वायर है वो 1 के इक्वल आ गया, और यहां से x प्लस 1 जो है वो 2 के इक्वल आ गया। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x 1 आ गया, यहां से x माइनस 1 आ गया, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। यहां से तो दो वैल्यू आ रही है, और यहां से x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर x की वैल्यू 1 भी है और माइनस 1 भी है, और यहां पर है केवल 1। अगर आप x की वैल्यू माइनस 1 यहां पर रखोगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये वाला एलिमेंट इक्वल नहीं आएगा, यानी x की वैल्यू माइनस 1 तो नहीं हो सकती, और x की वैल्यू क्या रहेगी फिर, प्लस का 1 हमारे पास रहेगी, क्योंकि प्लस का 1 यहां भी सेटिस्फाई करेगा और यहां भी सेटिस्फाई करेगा। जब ऐसे दो जगह से वैल्यू मिल रही हो तो दोनों जगह को उस वैल्यू को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो 1 ही वो वैल्यू है जो दोनों प्लेसेस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्वेश्चन 5 देखिए, इफ हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है अल्फा 3 4 1 2 1 1 4 1, और ये दे रखा है 0 के इक्वल, देन जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या होगी। तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है, अल्फा की वैल्यू निकालना। हम यहां इस डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहां नाउ हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, हम इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहां पे आ गया अल्फा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 1 2 माइनस 4 माइनस का 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 माइनस 1 प्लस में 4, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया माइनस का 2 दैट इज माइनस का 2 अल्फा, एंड ये तो 0 हो गया सारा पार्ट, एंड यहां पे 4 माइनस 2 इज 8 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू में इधर जाके माइनस का 8, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 8 बाई माइनस 2, दैट मीन्स 4, अल्फा इज इक्वल टू 4। और यही हमें यहां पता लगाना था कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ऑप्शन डी। तो आप ऑप्शन डी को इसके अंदर टिक करेंगे। इजी टाइप का क्वेश्चन, केवल डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें और अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन 6 देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहले तो आप इसे y के इक्वल मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 2x। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो यहां सम फंक्शन की पावर एक फंक्शन दे रखा है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। इन फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो लॉग लेकर के ही किया जा सकता है, तो हम यहां पे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड।
लोगरिथम ऑन बोथ साइड, तो यहां पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर 2x। एंड हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि log में जो फंक्शन की पावर है वो आगे आ जाएगी, एंड यहां पे हो जाएगा n log m, वो पावर आगे आ जाती है, तो ये जो 2x इसकी पावर है वो आगे आ जाएगी और यहां पे हो जाएगा log x। नाउ अब हम इसका डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/y लॉग का करेंगे तो पहले वो हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy/dx। अब इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए, 2 को तो बेशक से बाहर रहने दें क्योंकि कांस्टेंट है x और log x में, तो x सेम, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, अब log x सेम, x का हो गया 1, y को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 2y इज इक्वल टू x से x कैंसिल 1 प्लस log x। यहां y की वैल्यू हम वापस रख देंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू में 2 इंटू y की वैल्यू है x की पावर 2x इंटू 1 प्लस log x। ये हमारे पास क्या है, dy/dx की वैल्यू यहां पर मिल गई है। तो ये एक लॉगरिथम फंक्शन था, दोनों तरफ log लेकर के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, log लेकर के फिर इजी टाइप का प्रोडक्ट रूल यहां पे लग गया और क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। और अगर आप इसका ऑप्शन देखें तो आप इसके अंदर ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे, दैट इज सी आपको दे रखा है। क्वेश्चन 7 देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में एक फंक्शन दे रखा है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू में ब्रैकेट ऑफ एक्स, एंड उसने बता रखा है कि इसका मतलब क्या है, वेयर दिस फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूअस एट, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं लिखता हूं, ए इज ऑप्शन है x इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है x इज इक्वल टू 1.5, सी ऑप्शन है x इज इक्वल टू -2 एंड डी ऑप्शन है x इज इक्वल टू 4। तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, वो आपका कंटिन्यूअस होता है ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर। ये इंटीग्रल वैल्यू जैसे 1, -2, 4, ये सब क्या है, ये इंटीग्रल वैल्यूज हैं, इन पर ये होता है डिसकंटिन्यूअस, और ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। आप लिख सकते हैं, वी नो दैट greatest integer function of x is continuous at all non-integral values of x। मतलब उसकी जो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज है ना, उन पर ये क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस होता है, और इन सभी जो भी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी उन सभी पर क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि किस पर कंटिन्यूअस है, तो नॉन इंटीग्रल तो केवल बी वाला ऑप्शन है, यानी आप बी ऑप्शन को इसके अंदर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 क्या है, इफ x इज इक्वल टू a cos 4t प्लस b sin 4t, देन वो कह रहा है पता लगाइए d2x ओवर dt स्क्वेयर। तो सिंपल 2 बार हम डेरिवेटिव करने वाले हैं एंड हमें पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो करते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पे हो गया dx ओवर dt इज इक्वल टू में a तो सेम है, cos का क्या होता है माइनस का sin 4t, एंड 4t का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में b sin का क्या होता है cos 4t और 4t का हो जाएगा 4। तो dx ओवर dt जो है वो मेरे पास आ गया माइनस का 4a
साइन 40, 4b cos 40, एंड यहां पर आप देखिए अब dx ओवर dt मिल गया, एक बार फिर से डेरिवेटिव कर देंगे तो d2x ओवर dt स्क्वायर हमें मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पे हो जाएगा d2x ओवर dt स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 4a तो कांस्टेंट है, साइन 4t का हो जाएगा cos 4t और 4t का हो गया 4, प्लस 4b cos 4t का हो जाएगा माइनस का साइन 4t और 4t का हो गया यहां पे 4, 4 4 जा 16 माइनस 16a cos 4t माइनस 16b साइन 4t, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको यहां पे, तो यहां पे माइनस का 16 हम कॉमन ले सकते हैं और यहां पे है a cos 4t प्लस b साइन 4t। अब आप ध्यान से देखें तो इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी आपको दिख रही होगी, ये किसके जैसा है, ये x के जैसा है, यानी इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, तो जो d2x ओवर dt स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो माइनस ऑफ 16x के इक्वल आ रहा है। दैट मींस आप ऑप्शन डी को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। अब वो कह रहा है कि किस पर डिक्रीजिंग है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे और अगर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। द गिवन फंक्शन इज, वो हमारे पास क्या है, दैट इज fx इज इक्वल टू में 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 1। ये किस पर डिक्रीजिंग है ये आपको बताना है। आप यहां ध्यान से देखें तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग करने पर यहां पे क्या आ जाएगा, 3 आगे आएगा 6x स्क्वेयर, यहां पे हो गया 18x प्लस 12, कुछ कॉमन दिख रहा है दैट इज 6, और यहां पे बच गया आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके कर देते हैं फैक्टर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से हम x कॉमन ले लें तो दैट इज x प्लस 2, यहां से 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 2, दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यूज भी आ गई हैं, इसको 0 के इक्वल रखने पर बस इसे यहां लिख दो, f डैश x हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू में x प्लस 1। उसके बाद आप लिखेंगे कि फॉर क्रिटिकल वैल्यूज हम f डैश x को क्या है 0 के इक्वल रख देंगे। जब f डैश x को 0 के इक्वल रखा गया है तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये दो हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज आ गई हैं। अब इन पर ही हमें क्या करना है, आपका फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, व्हेन x इज लेस देन माइनस 2। अब ये तो आपके माइंड में क्लियर ही होगा कि माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें। फिर सबसे छोटी वैल्यू से छोटा, तो उस पर फंक्शन का बिहेवियर कैसा है वो चेक करना है। देखो हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें केवल ये चेक करना है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, मतलब उसका साइन चेक करना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब जरा देखिए -2 से छोटा, तो -2 से छोटा क्या होगा, माइनस का 2.1, क्योंकि माइनस में उल्टा होता है, तो माइनस का 2.1 इससे छोटा है।
देखिए यहां रखूंगा तो 6 तो पॉजिटिव है ही, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। यहां पर आप माइनस का 2.1 रखेंगे और प्लस में 2, तो माइनस का 0.1 बचेगा, यानी यहां नेगेटिव आएगा। उसके बाद यहां रखोगे माइनस का 2.1, तो यहां से भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब ये दो नेगेटिव वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगी, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। और जो आपका एफ डैश एक्स है, यदि ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर वो आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें, देखिए -2 से छोटा, -2 से छोटा कहां तक जाना है, माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से -2 तक आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब अगला जो इंटरवल है वो इन दोनों के बीच में आपको लेना, कि व्हेन जो x है वो आपका -2 से बड़ा और -1 से छोटा हो, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या आएगा, ये हम चेक कर लेते हैं। जरा देखिए x जो है वो -2 से बड़ा और -1 से छोटा, -1 से छोटा क्या होगा, माइनस का 0.9 होगा, -1 से छोटा माइनस का 0.9 होगा। ओके देयर इज अ मिस्टेक, इससे छोटा होगा माइनस का 1.1, क्योंकि माइनस का 0.9 तो बड़ा हो जाएगा, तो माइनस का 1.1 इससे बड़ा है। 6 तो पॉजिटिव है, माइनस का 1.1 यहां रखोगे तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, और माइनस का 1.1 यहां रखोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब चाहे सारा पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव है तो लेस देन 0, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहां से कहां तक, -2 से -1 तक। उसके बाद व्हेन x इज, इन दोनों के बीच में ले लिया, इससे बड़ा ले लो, व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस का 1, जो x है वो -1 से बड़ा हो, और -1 से बड़ा क्या हो जाएगा, माइनस का 0.9। फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लो, माइनस का 0.9 यहां रखोगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहां पर है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है -1 से बड़ा, और -1 से बड़ा कहां तक जाएगा, ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक, तो -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आप ध्यान से देखें तो फंक्शन दो इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहां पर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन कहां से, -इंफिनिटी से -2 तक, यूनियन -1 से इंफिनिटी। इस वाले इंटरवल में तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इस वाले इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब क्वेश्चन चेक कर लो किसके बारे में पूछ रहा है, कि ये डिक्रीजिंग कहां पर है, यानी इसको टिक करेंगे जो आपको ऑप्शन बी क्वेश्चन में दे रखा है। हमने पूरा ही आपको बता दिया है कि इंक्रीजिंग कैसे चेक करना है, डिक्रीजिंग कैसे चेक करना है। अब जो भी क्वेश्चन में पूछता है उसको आप टिक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन 10 देखिए, इंटीग्रेशन से है, sec x अपॉन sec x माइनस tan x का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो यहां ध्यान से देखें तो इस स्टेज में डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन तो नहीं किया जा सकता, तो हमें कुछ यहां पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि हम इस डेनोमिनेटर का ना रेशनलाइजेशन कर दें, sec x अपॉन sec x माइनस tan x। आप पूछने लगे सर रेशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, तो मुझे सिंपली दिख रहा है कि अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूं तो डेनोमिनेटर में तो 1 बन जाएगा, और जब 1 बन जाएगा ना तो फिर काम इजी हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी
किसके इक्वल होता है, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, sec x इंटू sec x इज sec स्क्वेयर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स, और यहां पे नीचे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है sec स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स जो है वो 1 के इक्वल होता है, और ऊपर दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल लगा लो, sec स्क्वेयर एक्स प्लस sec एक्स इंटू टेन एक्स, दोनों का सिंपल फॉर्मूले हैं, इनका इंटीग्रेशन हमें पता है। sec स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस sec एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec एक्स प्लस में c, दैट इज i। तो i की वैल्यू है वो sec एक्स प्लस टेन एक्स प्लस c हमारे पास यहां पे आ रही है, दैट इज ऑप्शन बी। आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। सिंपल रेशनलाइजेशन करने से हमें ऐसी टर्म्स मिल गई जो सिंपल फॉर्मूले हैं, एंड उन्हें केवल वहां उनका इंटीग्रेशन लिखते ही हमें आंसर मिल गया है। क्वेश्चन 11 देखिए जो इंटीग्रेशन से ही है, यहां पे दे रखा है -1 से 1 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस टू अपॉन x माइनस टू dx। इसका इंटीग्रेशन एकदम इजी टाइप का है अगर आप फंक्शन को ब्रेक कर लें। फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस टू अपॉन x माइनस टू व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, जो x है वो 2 के इक्वल नहीं है। जब जो x है आपका वो कहां से कहां तक है, -1 से 1 है, -1 से 1 है आपका, तो ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, इस मॉड्यूलस को ब्रेक करना थोड़ा सा आप कह सकते हो कि चैलेंजिंग टास्क आपके लिए रहेगा। मॉड्यूलस ऑफ x का काम क्या होता है, अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। जब आपका अंदर से पॉजिटिव यानी x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो अंदर से जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मोड का कोई काम नहीं है, ये x बन जाएगा। और जब अंदर से आपका छोटी यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम एक माइनस साइन लगा देते हैं ताकि अंदर से आ रही x की नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव कर दे। दिस इज द मेथड। अब -1 से 1 तक आप कोई भी वैल्यू रख लो, यहां पर अंदर से वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, यानी कि जो f(x) है ऊपर ये बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस टू। हमने एक माइनस साइन लगा दिया ताकि अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव कर दे, और नीचे आपका x माइनस टू प्रेजेंट है, उससे ये कैंसिल हो गया, यानी फंक्शन बन गया माइनस का 1। तो अब उसे आप यहां पे पुट कर दें कि -1 से 1 ये -1 dx। अब -1 को तो बाहर ले लो, 1 का हो जाएगा x और लिमिट पुट कर दो 1 माइनस ऑफ -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2। तो यहां इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज -2 हमारे पास आ रही है। केवल जो फंक्शन आपको दे रखा है उसे ब्रेक कर लेना है एंड आप फिर इसे इजीली कर पाएंगे, एंड आप ऑप्शन डी को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 12 देखिए, द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर दे रखा है dy by dx का क्यूब, इसका सम क्या होगा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ध्यान से देखें तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, कि ये केवल एक डेरिवेटिव, एक वैल्यू है, एक डेरिवेटिव है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जब ऐसे डेरिवेटिव को सम, जब तक इसको आप ये कह दें कि इक्वेट नहीं किया जाता, इसको इक्वेट नहीं किया जाता आपका सम x से या सम y से या फिर कुछ भी, मतलब जीरो, बेशक से जीरो ही सामने क्यों ना प्रेजेंट हो, तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। इस स्टेज में ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, आप कहोगे कि एरर इन द क्वेश्चन, एरर इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में ही एरर है, ये यहां पे जीरो लगाना भूल गए।
अब इस स्टेज में क्या होता है कि आपको ऑप्शन भी सारे दे रखे हैं, तो ऐसा केस जब कभी आ जाए कि आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन गलत है, तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में एरर है आपका, तो आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप उसे अटेम्प्ट करोगे। जनरली जो टीचर्स के पास मार्किंग स्कीम आती है, जब वो पेपर्स चेक कर रहे हैं, जैसे हमारे पास भी आती है, तो उसमें क्लियरली लिखा होता है, अब वो यहां पे मेंशन करेंगे कि देयर इज एरर इन द क्वेश्चन एंड 1 मार्क शुड बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, कि केवल उनको ही एक नंबर दिया जाए जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। यानी कि अगर क्वेश्चन में भी एरर है तब भी आपको नंबर मिलेगा, तब जब आप उसे अटेम्प्ट करोगे। बेशक से आप कोई सा भी ऑप्शन टिक कर दें, बट अटेम्प्ट जरूर क्वेश्चन को करके आना है। अब अगर इज इक्वल टू 0 है, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब इसमें आप dy बाई dx का मतलब है इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम कर देंगे एंड इस dy बाई dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो ऑर्डर 2 का है। डिग्री क्या होती है कि उसकी जो पावर है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री होती है। हमें करना था इनका सम, तो वो हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यानी 3 आंसर इसका तब आएगा जब 0 के इक्वल रहेंगे, अदरवाइज देयर इज एरर इन द क्वेश्चन, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा अगर आप किसी भी ऑप्शन को टिक करते हैं। नाउ क्वेश्चन 13 देखिए, हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, दैट इज a1i a2j प्लस a3k, एंड हमें एक बी वेक्टर दे रखा है b1i b2j एंड b3k आर कोलिनियर इफ। ये कोलिनियर कब रहेंगे, हमें ये बताना है ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर कब रहेंगे। मैं कहता हूं कि 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ। देखिए, मैं कंडीशन ही बिल्ड करके दिखा देता हूं आपको कि अगर वेक्टर्स एक दूसरे के सम लैम्डा मल्टीपल्स हैं, देन आप कह सकते हो कि वो क्या है, कोलिनियर है। तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी, यानी आप कह सकते हो कि ए वेक्टर यानी a1i प्लस a2j प्लस a3k इज इक्वल टू लैम्डा इंटू b1i b2j प्लस b3k, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए a1i a2j a3k, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई होगी लैम्डा b1i लैम्डा b2j लैम्डा b3k। अब दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल हो, यानी जो a1 है वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा b1 के, a2 है वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा b2 के, a3 किसके इक्वल होगा, लैम्डा b3 के। यहां से a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू लैम्डा, यहां b2 को ले आएंगे, a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू लैम्डा, a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा। ये तीनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लैम्डा के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यहां पे a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। यानी कि आपके दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे अगर उनके आई जे के यानी उनके स्केलर कंपोनेंट्स आपके क्या हो, प्रोपोर्शन में हो, देन वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अगर आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन बी आपको यही दे रखा है, आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। और अगर केवल वेक्टर से देखना चाहते हो तो वो एक दूसरे के सम m मल्टीपल या कह सकते हो कि लैम्डा मल्टीपल होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन 14 देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 6i माइनस 2j प्लस 3k। मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, इसको मान लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 6i माइनस 2j प्लस 3k। मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना इज क्वाइट इजी। आप यहां करेंगे i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 रूट 49 दैट मीन्स 7। तो यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड है
वो 7 आ गया है, दैट मीन्स आप ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए। If a line makes angles of 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively, then its direction cosines are। तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? मैं एक सिंपल केस आपके लिए अज्यूम करता हूं। ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये x है, ये y है, ये z है। एक सम लाइन L है जो x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा एंड z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। तो जो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो होंगे L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा। ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। यहां पर जो अल्फा है वो मुझे कितना दे रखा है? दैट इज 90 डिग्री दे रखा है, बीटा 135 दे रखा है एंड गामा आपको 90 डिग्री दे रखा है। ओके, गामा इज 45, गामा इज 45। तो केवल ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां रखो, सॉल्व करो, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। तो यहां अल्फा कितना था? अल्फा इज 90 और कॉस 90 कितना होता है? ये होता है 0। कॉस 135, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूं cos 90 प्लस, ओके मैं इसको यहां कर देता हूं, cos 135। इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45। अब 90 प्लस 90 यहां पे होता है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, 90 पर cos चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 45 और साइन 45 होता है 1/√2, यानी इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1/√2। एंड गामा हमें कितना दे रखा है? दैट इज 45, cos 45 इज 1/√2। तो डीसीज यानी डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 0, माइनस का 1/√2 एंड 1/√2। ये हमारे पास क्या आ गए हैं? इसके डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि आप ऑप्शन ए को इसके अंदर टिक करेंगे। क्वाइट सिंपल टाइप का है। एक्स वाई जेड के साथ जो भी एंगल दे रखे हैं उनकी कोसाइन वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। उनकी वैल्यू निकाली और डायरेक्शन कोसाइंस हमें यहां पर मिल गए हैं। क्वेश्चन 17 देखिए। इफ फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ए और बी कोई दो इवेंट है, उनमें से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए है वो हमें कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 4/5। एंड आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो कितनी दे रखी है? वो 7/10 दे रखी है। तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? पी बी बाई ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है किसका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। पी बी बाई ए जो है वो किसके इक्वल होगा? पी बी बाई ए जो है वो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नीचे क्या है? पी ए। ये मुझे मिल जाएगा। ये है 7/10, ये है 4/5। ये सबसे ऊपर इसकी इससे मल्टीप्लाई, 7 इंटू 5 और यहां पे 10 इंटू 4, 5 टू 10, 7/8। यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/8। ऑप्शन सी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन 18 देखिए। 5 pair coins are tossed simultaneously. The probability of the event that at least one head comes up, मतलब इवेंट क्या कह रहा है? कम से कम एक हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो क्वेश्चन 18 को देखते हैं। 5 pair coins are tossed. Then number of elements in the sample space. Number of elements in the sample space. तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? वो हम जानते हैं कि 2 की पावर में जितने कॉइन्स को उछाला जा रहा है, यानी कि 32 सैंपल पॉइंट्स यहां पर सैंपल स्पेस के अंदर होंगे। अब ई इवेंट क्या है? लेट ई डिनोट्स द इवेंट दैट at least one head comes up.
एट लीस्ट वन हेड कम्स अप, कम से कम एक हेड आपका आए। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, भाई कम से कम इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा जितना मिल जाए सब रख लेंगे। मतलब जैसे मान लो आप कहीं काम करने जा रहे हो और आपने डिसाइड किया कि भाई एक दिन का काम करने का मुझे कम से कम 1,000 रुपए चाहिए। अब कोई 2,000 देगा तो आप मना थोड़े ही करोगे, आपका एक बाउंड्री आपने सेट कर ली। इसको ऐसे रिलेट करके रखें कि कम से कम 1,000 चाहिए, उससे ज्यादा जितना मिल जाए उतना हम रख लेंगे। तो यही है वो एटलीस्ट, कि भैया कम से कम एक तो चाहिए, उससे ज्यादा जितने मिल जाए। अब उससे ज्यादा कितने मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिल सकते हैं, क्योंकि 5 बार तो 5 टाइम्स तो उसको उछाला ही जा रहा है। तो एक वाला भी इसमें लेना है, हेड वाला, 2 हेड वाले भी, 3 हेड वाले भी, 4 हेड वाले भी और 5 हेड वाले भी। मतलब छोड़ना कौन सा है, जिसमें कोई हेड नहीं है। और कोई हेड ना हो ऐसा केवल एक होगा जिसमें पांचों के पांचों टेल्स होंगे। यानी कि 32 में से केवल एक ऐसा है जो इसके अंदर नहीं आएगा। मतलब आप यहां लिखोगे n ऑफ e में जो है वो 31 आ जाएंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी n ऑफ e। मतलब कि इवेंट में कितने पॉइंट आ रहे हैं और टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं, 31/32। एक तरीका तो आपने ये समझ लिया। दूसरा, जब ये एटलीस्ट कहीं प्रोबेबिलिटी में आ जाता है तो कई बार ऐसे देख पाना इसको पॉसिबल नहीं होता। तो कम से कम प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड कम्स अप, उसको आप निकाल सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो हेड्स कम्स अप। मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कोई हेड आए ही ना, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाए। तो दूसरे तरीके से आप इसे कैसे कर सकते हो, ये दूसरा तरीका है। लेट, हम अब नाम दूसरा दे रहे हैं, एफ डिनोट्स द इवेंट दैट नो हेड कम्स अप, नो हेड कम्स अप मतलब कोई हेड ना आए। अब आप ध्यान से देखें तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट ऐसा होगा जिसपे हेड नहीं आएगा, मतलब पांचों टेल हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट एफ क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी एन ऑफ एफ अपॉन में एन ऑफ एस, यानी 1 अपॉन में 32। भाई टोटल तो अभी भी 32 है, हमें निकालनी है इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी। तो वो हो जाता है पी ऑफ ई, जो है वो फॉर्मूला क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी दैट वन हेड्स कम अप, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कोई हेड आए ही ना। तो 1 माइनस 1/32 यानी कि कितना हो गया, 32 माइनस 1 अपॉन 32 यानी 31/32। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तो अगर आपको डायरेक्ट दिख जाए तो ऐसे कर लो, और अगर ये वाला फॉर्म, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा कई बार ऐसे क्वेश्चंस में दिखाई नहीं देता है। क्योंकि क्वेश्चंस केवल इतने सिंपल नहीं आएंगे, क्वेश्चंस बढ़िया भी बनते हैं, तो उनमें ये सीधा सीधा दिखाई नहीं देता। तो आप ये वाला मेथड वहां यूज करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा।